हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल लेक्चरर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट हिंदी के बारे में, जिसमें दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। इसमें दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैं अतलग उत्तीय प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है छायावाद का आरंभ, यानी किसका दोस्तों आरंभ? छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना से माना जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये एग्जाम में आया भी है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना से माना जाता है, यानी कि जो छायावाद है दोस्तों इसका आरंभ आखिर में किस कवि की रचना से माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से है कि छायावाद का आरंभ किस रचना से हुआ, यानी कि आखिर में किस रचना से इसका छायावाद का स्टार्टिंग जो माना जाता था। तो दोस्तों यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि ये दोस्तों ये जो छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना से माना जाता है, ये कैसा दोस्तों प्रश्न है, यह अभी एक विवादास्पद, यानी कि अभी ये विवाद में है दोस्तों प्रश्न है। सन 1918 में प्रकाशित प्रसाद की रचना, यानी जो प्रसाद जी हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी, उनकी 1918 में एक प्रकाशित रचना है जिसका नाम है झरना दोस्तों, को अधिकांशतः आलोचक छायावाद की आरंभिक रचना मानते हैं। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की जो झरना है दोस्तों जो 1918 में प्रकाशित हुई थी, उसी को कुछ मतलब जो हिंदी कवि हैं वो इसको आलोचक छायावाद का आरंभिक रचना मानते हैं दोस्तों। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना, यानी कि जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं उन्होंने छायावाद को, यानी कि इस रचना को किसको दोस्तों कि झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए, यानी कि जो छायावाद की समय सीमा है दोस्तों वो क्या है आखिर में। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्यधारा का प्रारंभ 1918 से स्वीकार किया है। इस काव्यधारा का अवसान 1936 में माना जाता है, यानी कि दोस्तों जो छायावाद की समय सीमा क्या है 1918 और इसका अवसान क्या है दोस्तों यानी 1936, यही इसका दोस्तों पीरियड है इसका छायावाद की समय सीमा का। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसका कथन है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, ये कम से कम 5 बार एग्जाम में तो आ ही चुका है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसका कथन है। तो दोस्तों इसका आंसर है नगेंद्र जी का, यानी कि नगेंद्र जी ने ही ये कथन कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि छायावाद दोस्तों युग चला था उसमें किसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला विशेषता है प्रकृति प्रेम, यानी कि इस युग में यानी छायावाद युग में प्रकृति को काफ़ी प्रेम किया जाता था, यानी कि प्रकृति से काफ़ी लगाव था दोस्तों लोगों का। उसके बाद में मानवतावाद, यानी कि लोग एक दूसरे के प्रति कभी घृणा नहीं करते थे, एक दूसरे से मतलब लव कटली करते थे, यानी कि एक दूसरे से प्रेम रखते थे दोस्तों। विद्रोह की भावना, यानी कि विद्रोह की भावना भी उस समय व्याप्त थी दोस्तों। और राष्ट्रीयता, यानी कि जो नेशनलिज्म थी दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, वो काफ़ी यानी कि इस युग में यानी छायावाद युग में काफ़ी जो एक्टिव थी और काफ़ी सक्रिय थी दोस्तों, जिससे राष्ट्रीयता वहाँ पर बनी रही। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ, यानी किसके प्रतिक्रिया के स्वरूप जो आविर्भूत हुआ किसका दोस्तों छायावाद युग का। तो किसके हुआ दोस्तों, तो इसमें आंसर है द्विवेदी युग की इतिवृत्ति प्रधान गद्याभास देने वाली और बहुमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव, यानी कि छायावाद का आविर्भाव किससे हुआ दोस्तों, तो इतिवृत्ति प्रधान गद्याभास देने वाली बहुमुखी स्थूल कविताओं से, यानी किससे हुई दोस्तों गद्य का आभास देने वाली और बहुमुखी यानी कि बहुमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया से, यानी कि इन्हीं दोनों की प्रतिक्रिया से दोस्तों इसका निर्माण हुआ, यानी कि छायावादी युग का निर्माण हुआ, इसका या आविर्भूत हुआ दोस्तों।
इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन कवियों को सच्चा स्वच्छंदतावादी और किन्हें छायावादी कब माना है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे दोस्तों, इन्होंने किन कवियों को आखिर में सच्चा स्वच्छंदतावादी माना है और किन्हें छायावादी कवि माना है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसका आंसर है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक जी को, राम नरेश त्रिपाठी जी को, मुकुटधर पांडे जी को यानी कि आदि कवियों को सच्चा स्वच्छंदतावादी, यानी जो ये 3 कवि हैं दोस्तों, कौन कौन से, श्रीधर पाठक जी, राम नरेश त्रिपाठी जी और मुकुटधर पांडे जी, इन जो ये 3 कवि हैं दोस्तों, इनको सच्चा स्वच्छंदतावादी माना है। उसके बाद में दोस्तों प्रसाद जी को, पंत जी को, निराला जी को और महादेवी वर्मा जी को छायावादी कवि माना है। यानी कि जो ये 3 कवि हैं दोस्तों, इनको सच्चा स्वतंत्रतावादी माना है। और इसके अंदर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जो यानी जो 4 कवि हैं दोस्तों, इनको छायावादी कवि माना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया है छायावादी युग के जो कवि हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन करके आया था कि छायावादी युग के जो कवि हैं आखिर में उन्होंने महादेव पर मतलब उनका नाम उल्लेख किया है, उनके बारे में महत्व डालिए, तो ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं आखिरकार वो किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने पहले बता दिया था कि वो द्विवेदी युग के हैं, तो इसमें दोस्तों मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 5-6 बार आ चुका है एग्जाम में कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश की चिड़गांव झांसी में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, चिड़गांव झांसी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 3 अगस्त 1886 को कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश की चिड़गांव में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं का नाम लिख लीजिए। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, उन्हीं रचनाओं का नाम उल्लेख करना है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर है कि दोस्तों गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं आगे लिखित हैं, यानी कि निम्न प्रकार से हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला रचना है जयद्रथ वध, सेकेंड रचना है रंग में भंग, तीसरा है भारत भारती, चौथा है तिलोत्तमा, पांचवा है चंद्रहास, छठवां है पत्रावली, सातवां है पंचवटी, उसके बाद में फिर यशोधरा है दोस्तों, साकेत है, नहुस है, कुड़ाल गीत है, झंकार है, पृथ्वी पुत्र है, करबला है, विश्ववेदना है आदि। यानी कि दोस्तों इनमें से जो ये करबला दोस्तों, उसके बाद में फिर नहुस, उसके बाद में रंग में भंग, ये जो ऊपर के कुछ हैं दोस्तों जैसे पंचवटी, पत्रावली, ये सब काफ़ी फेमस इनकी रचना हो गई थी दोस्तों, इस कारण से काफ़ी फेमस हो गई थी मैथिली शरण गुप्त जी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम ये भी 5 बार आया है दोस्तों। यानी कि मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न आ रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि लगभग ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी कुछ ना कुछ एक ना एक दो बार ये सब एग्जाम में आए होते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों इसलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला था। यानी कि जो हमने अभी बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो कुछ वो रचनाएं थे वो काफ़ी फेमस हो गई थी, तो उन्हीं पर ये काफ़ी फेमस हुई थी उन रचनाओं के कारण। तो दोस्तों इसमें जो साकेत था वो काफ़ी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टिक लगा दिया है जो ये हैं। तो इसमें दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त की मंगला पुरस्कार यानी जो मंगला प्रसाद पुरस्कार था वो दोस्तों किस रचना पर इनकी मिला था। तो मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनकी साकेत किस पे दोस्तों, साकेत नामक रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 5-6 बार लगभग एग्जाम में आ जा चुका है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।